नीलम, कैटरीना, लैला, हेलन, ओखी, फोनी। दोस्तों ये नाम सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुंदर महिला और बहुत ही अच्छे नाम होंगे, लेकिन हकीकत में ये नाम है नाचती हुई मौत के, एक चलती फिरती मौत के, तांडव करती हुई मौत के नाम हैं दोस्तों। ये नाम है चक्रवाती तूफ़ानों के। ये वो चक्रवाती तूफ़ान है जो जब आते हैं तो अपने साथ में इतनी तबाही लेके आते हैं कि जिसकी भरपाई कई सालों और दशकों तक भी नहीं हो पाती है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आपसे अम्फान साइक्लोन की, जो इस समय बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। अभी जो हाल फिलहाल में देश में जो स्थिति चल रही है उसको कि क्या नज़रिया है सरकार का और क्या किस तरीके से ये अम्फान है, और इसके बारे में समस्त जानकारी आपसे मैं शेयर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं CS जाट आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर्स आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ए टू डायर में। दोस्तों आज हम बेसिकली 4 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे अम्फान क्या है, दूसरा तूफ़ानों की जो साइक्लोन आते हैं उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं, तीसरा चक्रवात यानी साइक्लोन्स होते क्या हैं, और चौथा इनसे बचाव के लिए क्या व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल का माहौल देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने 2020 में ही बहुत बड़ा टारगेट पूरा करने का ठान ली हो। यमराज ने पहले कोरोना, उसके बाद भूकंप और अब ये अम्फान नाम का तूफ़ान बंगाल की खाड़ी में भारत के तटीय जिलों पे तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, और न जाने अब कितनी और जानें इससे जाने वाली हैं। अब ये इन सब को देखते हुए बहुत जो स्थिति है बहुत गंभीर होने वाली है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही थी वो उड़ीसा से, वो सारी रद्द कर दी गई इसी कारण से। अब मैं आपसे बात करता हूँ अम्फान तूफ़ान के बारे में। जो अम्फान चक्रवाती तूफ़ान है, बेसिकली अम्फान जो शब्द है ये अम्फान नहीं है, बेसिकली ये थाईलैंड सरकार द्वारा थाईलैंड के देश में एक प्रचलित शब्द है। अम्फान का मतलब बेसिकली ये उम्फान है, UMPAN, उम्फान इसे कहा जाता है। अब इस स्थिति में इसका जो एक मैं आपको पीछे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा IMD जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही खतरनाक तूफ़ान का हमें संकेत दे रहा है। अब ये जो नाम है अम्फान थाईलैंड देश ने दिया है, और इसका मतलब मैंने भी बताया कि इसका मतलब होता है आकाश। अब हकीकत में ये चक्रवात था, लेकिन यानी साइक्लोन था, लेकिन अब इसे सुपर साइक्लोन कहा जाने लगा है। अब सुपर साइक्लोन एक नया शब्द आ गया। सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है? ये जो विश्व मौसम संगठन है उसने की जो डिक्शनरी है उसमें कहा गया है कि जब तूफ़ानी हवाएं 222 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती हैं तब उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो दोस्तों अम्फान भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, यानी कि अब ये साइक्लोन से बढ़कर सुपर साइक्लोन हो चुका है और तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं हैं। केवल अब ये तबाही हमारे देश में ही नहीं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मचाएगा, और ये जिसका जो सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान होने वाला है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर होगा। वैसे भी उड़ीसा जो है थोड़े सा आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, हम कहें थोड़ा सा गरीब राज्य है। अब ऐसी स्थिति में अम्फान का आना और भी मुश्किल कर देता है। अब इन 2 राज्यों में होगा, और इससे जो चलने वाली हवाएं हैं बहुत लगभग नॉर्मल कंडीशन में बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से होंगी, और ये लगभग 275-280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था अम्फान, जो कि बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल तबाही मचाने के लिए हमारे द्वार पर बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं तूफ़ानों के नाम, यानी कि जो चक्रवाती तूफ़ान है उनके नाम क्या रखे जाते हैं, किस तरीके से रखे जाते हैं, कौन रखता है, पूरी प्रक्रिया में आज हम लोग उसको समझते हैं बहुत सरल शब्दों में। सबसे पहले तो कोई भी तेज़ चलने वाली हवा तूफ़ान नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि किसी भी चक्रवात का नाम तब रखा जाता है जब उस चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से अधिक हो जाती है, तब उसे कोई विशेष नाम देना ज़रूरी हो जाता है। अब ये नाम कैसे दिए जाते हैं और इनको नाम कौन देता है, ज़रा हम इसको देखते हैं। दोस्तों पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि इनको नाम दिए जाएँ या ना दिए जाएँ। फिर एक
इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ और इसकी शुरुआत होती है 1953 से। 1953 में अटलांटिक क्षेत्र में, ध्यान रखना कौन सा, अटलांटिक क्षेत्र में एक संधि हुई जिसमें कहा गया कि इन तूफ़ानों के नाम देने की शुरुआत की जाती है। और वहाँ जो सबसे पहले नाम दिया गया वो दिया गया था हरिकेन और साइक्लोन, ये 2 नाम दिए गए और वहीं से ये परंपरा शुरू होती जाती है। अब ये जो शुरुआत हुई थी, अमेरिका का एक शहर है मियामी, वहाँ पर राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर है, यानी कि नेशनल हरिकेन सेंटर है, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इससे पहले क्या है, आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपको सुन के थोड़ा सा हंसी आएगी। 1953 तक जो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते थे, वो जो उन चक्रवातों के नाम पर, चक्रवातों के जो नाम थे वो ऑस्ट्रेलिया के भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखे जाते थे। और जबकि अमेरिका में ये सारे नाम जो है महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि कैटरीना, रीमा आदि, इस तरीके से नाम थे। लेकिन फिर 1979 के बाद मेल और फीमेल दोनों नाम रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। अब वो जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो पैसिफिक जोन है, वहाँ पर जो नाम जो दिए जाते हैं वो नाम व्यक्तिगत नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि केवल वो वहाँ पर ही है, ऐसा कई जगह पे जो नहीं दिए जाते हैं। मोस्टली वहाँ पर जो नाम देने का जो है वो व्यक्तियों के नाम पर ना, फूल, किसी चिड़िया, किसी पेड़, खाद्य पदार्थ के नाम पर भी दिए जाते हैं। अब बेसिकली पूरे विश्व में 5 संस्थाएं हैं। दोस्तों ध्यान रखना, कितनी संस्थाएं, 5 संस्थाएं जो पूरे वर्ल्ड में, आप मेरे पीछे जो एक मैप देख रहे हैं, ये WMO की साइट से, यानी कि विश्व मौसम संगठन की साइट से मैंने एक मैप लिया है। और उस मैप के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखो कि यहाँ पर कुछ रीजन बने हुए हैं, कुछ क्षेत्र बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में नाम रखने का कुछ प्रयास किया जाता है। ये संस्था है कि इस क्षेत्र में अगर ये कोई तूफ़ान आता है तो उसका नामकरण कौन करेगा। तो ये पहले 5 संस्थाएं कौन कौन सी है? एस्केप टाइफून कमेटी है, दूसरा एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तीसरी संस्था है RA1, चौथी संस्था है RA4 और 5वीं संस्था है RA5। दोस्तों यहाँ पे जो RA है इसका मतलब है रीजनल एसोसिएशन, ये जो है काम करती हैं। अब ये जो RA1 है दक्षिण अफ्रीका में जो बोत्सवाना, केन्या, लेथेसो, इन देशों वाले क्षेत्रों में अगर तूफ़ान आता है तो उसे RA1 नामक संस्था उनका नामकरण करती है। दोस्तों RA4 में जो हमारा अमेरिकी महाद्वीप, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों हैं, इन दोनों महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो आने वाले देश है वहाँ का नामकरण RA4 करती है। जबकि बचे हुए शेष क्षेत्र में आने वाले, जो उसमें बेसिकली ओशनिया महाद्वीप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड वगैरह देश आते हैं, इन देशों में आने वाले चक्रवातों का नामकरण RA5 संस्था नाम द्वारा किया जाता है। आप जो मेरे पीछे मैप देख रहे हैं, इसमें आप लोग इजीली क्लियर से समझ सकते हो। अब बात आती है कि भारत में आने वाले तूफ़ानों का नाम कौन कर रखता है। तो भारत इन्हीं 5 में से एक संस्था है एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो संस्था है ये भारत में आने वाले तूफ़ानों का नाम रखती है। अब बेसिकली हुआ क्या, 2000 में एक मीटिंग हुई कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि जो भारत में तूफ़ान आते हैं उनका भी नामकरण होना चाहिए। तो हिंद महासागर के जो देश थे उनमें से लगभग 8 देशों ने मिलकर ये काम किया और उन एक संस्था बनाई गई। उस संस्था को क्या किया गया कि इन हर 8 देश थे, इन 8 देशों में भारत भी शामिल था और इसमें कहा गया कि आपको अपने अपने नाम रखने हैं। तो सभी देशों ने 8-8 नाम रखे। ये शुरुआत होती है 2004 से। ध्यान रखना, इसका प्रस्ताव लाया गया 2000 में कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? 2004 से। और सभी देशों ने 8-8 नाम दिए और ये नाम अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे और ना ही इसके नाम से रखे जाते हैं। अब बात आती है कि भाई भारत में को एक जिम्मा मिला कि आपको 8 नाम देने हैं, तो ये 8 नाम कौन देगा? अब ये बात थी, तो भारत में जो 8 नाम देने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई IMD को, यानी कि भारतीय मौसम विभाग को। भारतीय मौसम विभाग हमारे यहाँ पूरे मौसम को जो है मॉनिटर करता है, घटनाओं को, मौसमी घटनाओं को मॉनिटर करता है, भविष्यवाणियाँ करता है, पूर्व अनुमान लगाता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना,
अब ये जो पूरा जो हिंद महासागर क्षेत्र थे इसमें 8 देश थे, लेकिन अब इसमें बाकी में इसमें 5 देश और बढ़ा दिए गए, माफ़ कीजिएगा 3 नहीं 5 देश और बढ़ा दिए गए हैं। अब इन 5 देशों के साथ में अब इस क्षेत्र में कुल 13 देश हो जाते हैं। अब ये 13 देश अपने हिसाब से 13 नाम देंगे आगे के लिए। अब जो अफ़न नाम का जो आया हुआ है, ये नाम जो है थाईलैंड ने 2004 में दिया हुआ था। केवल थाईलैंड ही नहीं, बाकी के जो 8 देश हैं उन सभी ने इनको 2004 में ही दिया था। अब इसमें होता क्या है कि आपको पूरे नाम एक साथ देने होते हैं। अब इस नाम देने की प्रक्रिया जितनी आसान लग रही है उतना होता नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 8 देश कौन कौन से हैं। जो पहले 8 देश थे जो 2004 में जिन्होंने नाम दिए थे, इसमें हमारे पहले तो हमारे पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। सब शुरुआत करते हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ये 8 देश थे। अब जिनको 2018 में 2016 से 18 के बीच में 5 देश और जोड़े गए हैं। इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इन 5 देशों को और शामिल किया गया है। अब यहाँ चक्रवातों का जो नाम दिया जाता है, अब इसमें चक्रवातों का नाम जो देते हैं, टोटल नाम इकट्ठे हो जाते हैं और जो भी चक्रवात आएगा उसको एक नाम दे दिया जाता है। अब होता यूँ है कि इन सब प्रक्रिया में वर्ण क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि देश के वर्ण क्रम का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले उसको दिया जाए, उस देश के नाम से दिया जाएगा, और हर बार आने वाले देश का अपने आप वहाँ से ले लिया जाता है। जैसे 2017 में आया था ओखी, ये भी एक भयंकर तूफ़ान था। ये ओखी जो नाम दिया था ये बांग्लादेश ने दिया था, और ओखी के बाद में जो दूसरा आया वो था सागर। सागर का नाम जो नाम दिया था वो भारत ने दिया था। अब जो एक निश्चित नाम क्यों, अब एक बात आती है कि तूफ़ानों को नाम देने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली तूफ़ानों को नाम देने का जो ज़रूरत इसलिए है ताकि हमें ये मालूम चल सके कि इसकी जो गति है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी। दूसरा, इस एक स्पेशल क्षेत्र में आया और स्पेशल समय में आया तूफ़ान था। अगर हम कहें कि सब तूफ़ान आया था तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर हम कहें ओखी आया था, तो ओखी मतलब 2017 में आने वाला तूफ़ान, उससे क्षेत्र भी क्लियर हो जाएगा, समय भी क्लियर हो जाएगा, और उससे होने वाली हानि भी हमें आसानी से क्लियर हो जाती है। अब इस प्रक्रिया को हम जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान होती नहीं है। अब ये नाम दिए जाते हैं ना, इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। शर्तें क्या हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल उसमें फिगर उसमें शो होना चाहिए, कुछ रिलीजियस बिलीव दिखना चाहिए, कल्चरल, जेंडर वगैरह उसमें ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं मालूम होगा कि जब ये इसमें सब एक और शर्त ये है कि आप जो नाम दे रहे हो उसके अक्षर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मैक्सिमम जो लेटर होंगे वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा, ये और कहा जाता है कि ये पूरे किसी की भावनाओं को, केवल इन आपके समूह के देशों की नहीं, पूरे ग्लोबली किसी भी देश की व्यक्ति या संगठन की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हों, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करें। दूसरा, वेरी रूड नहीं होना चाहिए, क्रूअल नेम नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में आसान होना चाहिए। इसके अलावा एक और है कि अगर पूरे मेंबर्स में से किसी ने अगर ऑब्जेक्शन उठा दिया, बोले कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, तो वो नाम नहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने नाम दे दिए तो और उसके 4 साल बाद भी ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। अब 13 देश हैं, सभी लोग अपने 13 नाम देंगे जब तक इतने सारे तूफ़ान नहीं आ जाते। यानी कि जैसे पहले 8 देशों ने 8 नाम दिए, यानी 64, 2004 से लेके और अब तक अफ़ान तक ये 64वां तूफ़ान था जो आया था, यानी पूरी 64 नामों का यूज हो चुका है। अब आगे जो नाम दिए जा रहे हैं 13 देशों के द्वारा, जो कि 2016-17 में दिए जा चुके हैं, पूरी लिस्ट तैयार है। आप चाहें तो इसका जो बेसिक फंडा है और जो रियलिटी है, पूरे ऑफिशियल नेम की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एक और ख़ास बात बताते हैं चक्रवातों के बारे में। हमारे जो भारत देश की जो स्थिति है, हमारे भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ही समुद्र है। एक तरफ जो पश्चिम में है अरब सागर, दूसरे पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो तूफ़ान जो आते हैं वो 14% तक ज़्यादा गंभीर होते हैं। किससे? अरब सागर से। क्योंकि और यहाँ तूफ़ान आते भी ज़्यादा हैं बहुत सारे, और उनकी गंभीरता जो है, उनसे होने वाला नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है।
उसके कई सारे जोग्राफिकली कारण हैं। अगर हम इसकी तुलना करें तो उसका बेसिक जो रीज़न होता है वो है कि यहाँ पर जो तापमान जो होता है बंगाल की खाड़ी का वो अधिक है। इस अधिक तापमान होने की वजह से वो अधिक ऊर्जा प्रदान जो है ले लेता है, और इसको बनाए रखने की वजह से वहाँ पर ये तापमान में बहुत सारा जो है अंतर आता है। इस अंतर की वजह से चक्रवात पैदा हो जाते हैं। अब ये आगे की जो कहानी है कि भाई हर साल तो तूफ़ानों का बनना एक जलवायु घटना है, और कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन के संकेत भी दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इन में अंतर क्या है और हकीकत में चक्रवात होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं चक्रवातों की। तो चक्रवात आखिर होता क्या है। वैसे आप लोगों ने अपने बचपन में या गांव में इनको कई बार हम जो एक भंवर टाइप का बन जाता है धूल का, उसे हमने अपने लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ऐसा ही एक भंवर जो है वायु का बन जाता है, जिसे गाँव में कई बार भूत कह दिया जाता है, बोले कि भूत है और परेशान करेगा। तो ये वो हकीकत में भूत नहीं होता है, वो एक वायु का एक चक्र बन जाता है जिसमें कुछ धूल मिट्टी पॉलीथीन्स वगैरह उड़ जाती हैं। अब इसी में एक ये जब स्थिति छोटी होती तो इतना हमें नहीं दिखता, लेकिन जब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब ये इसे हम साइक्लोन कहा जाता है। और साइक्लोन बहुत ख़तरनाक होते हैं। अब ज़रा देखते हैं इसको ज्योग्राफी की भाषा में किस तरीके से इनको समझा जाता है और इनको क्या कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, कोई जगह है, जब वहाँ का तापमान बढ़ता है तो वहाँ के तापमान का जो सतह का तापमान बढ़ने से वहाँ पर जो तापमान बढ़ने से जो वायु है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से वायु हल्की होती है और ऊपर उड़ जाती है। अब ये स्थान रिक्त हो चुका है। अब इस रिक्त स्थान को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं। इन चारों तरफ से आने वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं, टकराने की वजह से ये एक दूसरे को घुमा देती हैं, और इस घुमा देने की वजह से इनमें एक चक्र पैदा हो जाता है जिसे हम चक्रवात कहते हैं। यानी वायु का एक चक्र को हम चक्रवात हम कहते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया से एयर का यानी वायु का फ्लो होता है, और जब ये एक दूसरे घूमती हैं तो ये एक दूसरे को ऊपर उठाना शुरू कर देती हैं, और इसी ऊपर उठाने के क्रम को हम जो है इसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों की कुछ खास बात हैं। चक्रवात हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन इनमें छोटा सा अंतर है कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब इनके हम आकार की बात करें तो इनका जो आकार है वो प्राय अंडाकार या यू आकार के समान होता है। अब स्थान या हम कहें कि इनकी जो परिस्थितियां बनती हैं, इसके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहले है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन। अब ज़रा इनको देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो हमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिलती है, यानी सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, वो दक्षिण चीन सागर में या पूर्वी चीन सागर में हमें इन दोनों में देखने को मिलती है। इसके बाद जो कैरिबियन सागर है, हिंद महासागर है, फिलीपीन, इन सब में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। अब इनको हम क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 उत्तर अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर। इन यानी कि देखो, उत्तर अटलांटिक महासागर यानी कि जो कैरिबियन सी है, प्रशांत महासागर यानी कि जो चीन वाला क्षेत्र, और हिंद महासागर यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मेडागास्कर जो मॉरिशस वाला एरिया है, इन सब में आने वाले जो है इनको इस तरीके से हम 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब एक और ख़ास बात है कि जो पूरे विश्व में जो चक्रवात आते हैं इनको इनके स्थानों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कैरिबियन सागर में आने वाले साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। पूर्वी चीन सागर में आने वाले जो चक्रवात हैं उनको टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में जो आते हैं उन्हें बेंग्यू कहते हैं। जापान में टायूस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीविली, और हिंद महासागर में साइक्लोन या चक्रवात ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कुछ विशेषताएं। कि हर चक्रवात की अपनी एक विशेषताएं होती है कि भाई इनको कैसे बताएं। दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। इनका जो व्यास है वो 80 से 300 किलोमीटर तक हो सकता है। ये एक एवरेज है, कभी कभी छोटी भी हो सकते हैं, 50 किलोमीटर का व्यास भी हो सकता है। और इनकी जो औसत गति होती है वो लगभग 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
ध्यान रखना दोस्तों 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा और कभी कभार ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जा सकते हैं, जैसे कि अम्फान जा रहा है। मगर हमेशा एक और ध्यान रखना, हरिकेन और टाइफून इनकी स्पीड हमेशा 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, इस लगभग या इससे अधिक ही चलते हैं। और जो एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर जो चक्रवात हैं इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इनकी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है जल मंडल, यानी कि समुद्र का जल, यानी कि जल सतह है वो इसका मुख्य होता है। इसीलिए इनकी गति समुद्र पर ज़्यादा होती है। जैसे ही ये स्थल पर टकराते हैं तो इनकी गति धीमी पड़ जाती है, और जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब जो हमारे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनमें बहुत ज़्यादा वाताग्र यानी कि फ्रंट नहीं बनते, ना ही तापक्रम संबंधी कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस पाया जाता है, ना कोई भिन्नता पाई जाती है। और ये जो सामान्यतः जो हमारे जो व्यापारिक पवनें हैं यानी ट्रेड विंड्स हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं हमेशा, यानी कि जो ट्रेड विंड्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इनमें वर्षा होती है, स्थान पर बहुत तेज़ वर्षा होती है और ठहर ठहर के हो, यानी वर्षा एक साथ कंटिन्यूसली नहीं होती है। वर्षा हो गई फिर रुक जाएगी, फिर हो जाएगी, फिर रुक जाएगी। इनकी जो केंद्र होता है उनमें जो लो प्रेशर होता है, जैसे कि जो चक्रवात है वो सब में है लो प्रेशर ही होता है। इनका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब ये तो हो गए इनकी विशेषताएँ। अब आखिर ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिनकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है, तो इनके लिए सबसे पहली है कि विशाल गर्म सागर की उपस्थिति, जिसकी सतह का तापमान एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेंगे। दूसरी, जो उष्ण जल यानी कि जो गर्म जल है उसकी गहराई कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 200 मीटर से कम गहराई है तो वो चक्रवात वहाँ पर नहीं बनेंगे। इसके अलावा उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। अब जो वायु का जो प्रवाह है यानी कि फ्लो है, विंड फ्लो है, वो वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वर्टिकल होगा तो वहाँ पर जो वाताग्रों का निर्माण नहीं होता है। इसके साथ साथ निम्न स्तरीय एवं उष्ण स्तरीय विक्षोभ की उपस्थिति इनकी दशाओं को निर्धारित करती है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे साइक्लोन की ओर। दूसरा साइक्लोन है शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात को गर्त चक्रवात अथवा निम्न चक्रवात भी कहते हैं, या ध्यान रखना है ये इसके दूसरे नाम है। यानी कि जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन हैं इनको हम गर्त ट्रेंच साइक्लोन या लो एरिया वाले जो है लो प्रेशर एरिया वाले हम इनको साइक्लोन भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति जो होती है वो 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ध्यान रखना 30 से 35 डिग्री इनकी जो उत्पत्ति होती है वो 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, दोनों गोलार्धों में होती है। अब इसके बाद साथ इनमें होता क्या है, इनके बीच में जो उष्ण वायु एवं शीतल वायु जब आपस में मिलती हैं तो एक तरफ से आ रही है गर्म हवा, एक तरफ से आ रही है ठंडी हवा। जब ये दोनों टकराएंगी, अब टकराने की वजह से जो गर्म हवा है वो हल्की है और जो ठंडी हवा है वो भारी है। अब जो वार्म एयर वो क्या होगी, डेंसर कम होती है। अब इसे डेंसिटी कम होने से इसका जो मास है वो भी कम होगा और इसकी वजह से ये घूम जाएगी और इस घूमने की वजह से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अब इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्कमीन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया और उन्हीं के नाम से इस सिद्धांत को भी जाना जाता है, बर्कमीन सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात हैं एशिया की जो उत्तर पूर्वी तटीय भागों से उत्पन्न होते हैं और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भागों तक जो पछुआ पवन हैं उसके साथ में चलते जाते हैं। शीत ऋतु में जो भूमध्य सागरीय है वहाँ से ये जो चक्रवात हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो प्रभाव जो ज़्यादातर पड़ता है वो स्पेन, साउथ स्पेन पूरा नहीं, साउथ स्पेन, फ्रांस, इटली, बाल्कन द्वीप, टर्की, इराक, अफ़गानिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत पर भी होता है। इसी को कई बार जो हमारे यहाँ जो एक डिस्टर्बेंस होता है इसलिए हम इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमें दिखाई देता है इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिम भारत में। अब अगर हम इनकी देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इनकी जो दाब प्रवणता जो होती है वो कम होती है, यानी कि इनके जो ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो कम होता है और इनकी जो
आकार जो होता है, उनकी जो समदाब रेखाएं जो होती हैं वो भी आकार की होती हैं। इनमें खास बात ये है कि जल और थल दोनों पर जगह विकसित हो जाते हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल थे वो केवल जल पर विकसित होते हैं, ये दोनों जगह विकसित हो जाते हैं। और उनकी अपेक्षा ये कई हज़ार किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विकास होता है। अधिकतर ये शीत ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं और इनकी जो वेग होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से कम होता है। इसमें जो बारिश होती है वो तीव्र होती है, लेकिन बहुत रुक रुक कर होती है और कई दिनों तक चलती रहती है, कंटिन्यूसली कई 1-2 महीने तक ये बारिश चल सकती है। इन्हीं को बेसिकली इसमें 2 वाताग्र होते हैं, जिसमें वायु की दिशा वाताग्रों के अनुसार तेज़ी से बदलती रहती है। तो दोस्तों ये तो थे चक्रवात। अब केवल चक्रवात ही नहीं, अब एक इनका उल्टा यानी कि एंटी साइक्लोन, यानी हिंदी में कहा जाता है प्रति चक्रवात भी होते हैं। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि जो क्रिया जो चक्रवात में हो रही थी उसके अपोजिट एक क्रिया और होती है, तो उसे हम कहेंगे प्रति चक्रवात। जो अपोजिट हो रहा है तो उसे हम प्रति चक्रवात कहेंगे। यानी चक्रवात में क्या था, एक लो प्रेशर एरिया था और इसमें चारों तरफ से क्या वायु आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक हाई प्रेशर एरिया होगा और वहाँ से चारों तरफ जो है वायु जाएंगी। अब इसमें जो हवाएं हैं वो केंद्र से पर्दे की ओर चल रही हैं, जिसके कारण जो है उष्ण हवाएं तेज़ चलती हैं और इन चक्रवातों का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार के चक्रवातों का जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसमें इनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। बेसिकली ये चक्रवात भी दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ये जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही विकसित होते हैं मोस्टली। अब शीतोष्ण चक्रवातों के विपरीत जो प्रति चक्रवात होते हैं उनमें मौसम साफ़ होता है, जबकि दोनों का एरिया लगभग कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, लेकिन वो कुछ अंतर हैं। जैसे कि इनका जो आकार है गोलाकार होता है, कभी कभार यू आकार जैसा मिलता हुआ दिखाई देता है। केंद्र में जो है दाब अधिक होता है और पर्दे की ओर वायु दाब कम होता जाता है और ये अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मीटर का ही होता है, यानी कि बहुत बड़े नहीं होते हैं। कभी कभी ये 35 मीटर तक हो सकता है इनमें, लेकिन दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कम होता है। अब इनका जो व्यास है अपेक्षाकृत चक्रवातों की अपेक्षा 75% इनका जो है अधिक होता है। अब वो जो प्रति चक्रवात होते हैं वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्रवातों का पीछा करते हुए, ध्यान रखना ये जो प्रति चक्रवात हैं वो चक्रवातों का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इनकी जो दिशा है, मार्ग है, वो कन्फर्म नहीं होता है, ये इनका सर्टेन पाथ नहीं होता है। अब चक्रवात जो काम कर रहे थे उसका उल्टा करेंगे, जैसे कि चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे और साउथ हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूम रहे थे। लेकिन ये चक्रवात क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि प्रति चक्रवातों में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः यानी केंद्र का जो होगा वो मौसम वो कैसा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और चक्रवात के जाने के बाद जो है मौसम साफ़ हो जाता है। और ध्रुवीय हवाओं के कारण जब इसमें क्या होता है कि ध्रुवीय हवाएं का प्रभाव बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत कम कम हो जाता है, क्योंकि ध्रुव से आने वाली हवाएं कैसी होंगी, बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, तो उस ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में बहुत जल्दी कमी आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन चक्रवातों यानी एंटी साइक्लोन में वाताग्र यानी कि फ्रंट नहीं बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, वाताग्रों का निर्माण नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं हम साइक्लोन्स की जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बेसिकली उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इनको डिवाइड करने का जो बेसिस रखा है वो इनकी स्पीड रखी गई है। तो इनकी कैटेगरी बहुत ईजी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये कैटेगरी हैं। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी इनकी जो है विंड स्पीड यानी कि जो वायु की वेग है वो भी बढ़ता जाएगा। जो कैटेगरी 1 में है उसमें 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। कैटेगरी 2 में 125 से 164 चलेगी की स्पीड रहेगी और जो कैटेगरी 3 है उसमें 165 से 224 यानी 224 तक, और कैटेगरी जो 4 है उसमें 225 से 279 किलोमीटर, और जो कैटेगरी 5 है उसमें 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो दोस्तों ये थी चक्रवात से संबंधित जानकारी।
जो मैंने आपके साथ साझा की। ऐसी अगली एक और जानकारी के साथ आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस पर जो लाल बटन जो घंटी दिखाई दे उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।